प्रणाम सर। जी प्रणाम। प्रणाम नाम सर। प्रणाम प्रणाम। अंकुश से हम लोग शुरुआत करते हैं। अंकुश बताइए क्या है आपका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। प्रश्न ये है गुरुजी, दिग्बली ग्रहों से लेके जैसे जी किसी के चार्ट में दो दिग्बली ग्रह आ जाते हैं, लगन में और सप्तम में, बृहस्पति और शनि। तो बृहस्पति विस्तार देता है और शनि बाउंड्रीज क्रिएट करता है। तो हम इसको नहीं, कैसे समझेंगे कि कौन सा ग्रह ज्यादा ताकतवर रहे? बाउंड्री क्रिएट नहीं करता है शनि। इस चीज को, शनि एक मेटलिस्टिक प्लेनेट है। तो अगर हमने समझना है कि किसका फल हमें ज्यादा मिलेगा, तो ये क्वेश्चन ज्यादा रेलिवेंट होगा। कि कौन ताकत? क्योंकि दो ग्रह जब दिग्बली हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर जो भी ग्रह दिग्बली हो, उसमें से किसका रास्ता हमें पकड़ना चाहिए। मीन्स मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि जीवन में हमें ज्योतिष सी के पास जब भी हम जाते हैं तो हमारा ध्यान प्रेडिक्शंस की तरफ ज्यादा होता है, जबकि ध्यान होना चाहिए इस तरफ से कि मैं लाइफ में कौन सा ग्रह की फिलॉसफी को या पाथ को एडॉप्ट करूं। नंबर दो, मेरा मन क्या कहता है। क्योंकि मन की पुकार, आत्मा की पुकार, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। इन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि दिग्बली है, तो शनि तो मेटलिस्टिक प्लेनेट है, पर उसके मन की स्थिति जो चंद्रमा के द्वारा देखी जाती है, वो कुछ ऐसी प्लेसमेंट में आता है नेट सेल में कि वो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। अब चंद्रमा को आनंद की अनुभूति चाहिए, चंद्रमा को एंजॉय चाहिए, अपनी कल्पनाओं के अनुसार उसको लाइफस्टाइल चाहिए। अब ये लाइफस्टाइल जो चाहिए अपने अनुसार, उसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब शनि और इमोशंस आपस में कोई संबंध ही नहीं है। तो इससे शनि बार बार कहेगा धन कमा, पैसे की तरफ दौड़ लगा, सुबह से लेकर के शाम तक तू काम कर, कर्म कर। क्योंकि शनि हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है। और अब वो व्यक्ति कर्म की तरफ चल दिया, अब उसको रिलैक्स तो मिल ही नहीं रहा, और शनि भगवान उसको रिलैक्स होने ही नहीं दे रहे, उसको हर पल कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। और ये इंसान का मनोविज्ञान है कि बिना ठोकर खाए इंसान सीखता नहीं। कुछ माँ बाप सिखा देते हैं डांट मार के, कुछ सोसाइटी सिखा देती है, कुछ स्कूल के अंदर टीचर सिखा देते हैं। उस सीख से ही हम जीवन में ग्रो करते हैं। तो शनि कहता है नहीं, डांट खाना बहुत जरूरी है, मस्ट है। आपको अपने अनुसार फिर चेंज लेके आना पड़ेगा। अगर आपको मुसीबतों में नहीं फंसना है तो अपने अंदर चेंज लेके आओ। चंद्रमा की ये फिलॉसफी नहीं है। चंद्रमा कहता है हर व्यक्ति मुझे रेस्पेक्ट दे, हर व्यक्ति मेरी ही बात सुने, हर व्यक्ति मेरी इच्छा पूर्ति के लिए लग जाए। मेरा मन है कि आज मैं घूमने जाना हूं तो घूमने जाना चाहिए मुझे, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि मुझे लाइफ में जिम्मेदारियों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं। शनि तो बहुत ज्यादा जिम्मेवार ग्रह है। तो ये क्या क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि हम किसको पकड़े किसको नहीं पकड़े। तो ऐसे में उसको जो सबसे नियर अबाउट हो, यानी जो चंद्रमा की फिलॉसफी को थोड़ा एडजस्ट कर ले। तो चंद्रमा की फिलॉसफी को एडजस्ट करने वाला प्लेनेट दो होते हैं। एक शुक्र ग्रह, वो तो बड़े प्यार से मिल जाता है, क्योंकि शुक्र को भी लग्जरी पसंद है, शुक्र को भी आनंद पसंद है, शुक्र को भी कंफर्टेबल जोन पसंद है।
वो भी आलसी है, चंद्रमा भी आलसी है इस मामले में, तो दोनों का मैच हो गया ना। तो वो वाला पाथ पकड़ेगा, सबसे बढ़िया पकड़ेगा वो। फिर चाहे वो कमाए ना कमाए वो मैटर नहीं करता, पर वो जीवन में बड़ा आनंद महसूस करेगा। तो एक तो है अपने नेचर को समझ करके ही पाथ को फॉलो करना है, और दूसरा तरीका होता है टेक्निकल। मान लीजिए शुक्र ग्रह भी दिग्बली है और शनि ग्रह भी दिग्बली है, अब दोनों में से किसको पकड़ना है? सीधे जाओ नवमांश कुंडली, दोनों में से जिसकी प्लेसमेंट बेटर हो नवमांशा में, उसको पकड़ लो। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इंसान की प्रकृति के अनुसार उसे अपना पाथ को फॉलो करना चाहिए। अगर वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं करेगा, प्रकृति का मतलब गलत प्रकृति नहीं, ये मैं क्लियर कट कर दूं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया अपनी प्रकृति के अनुसार, तो कहता अच्छा गुरुजी ने तो ये कह दिया तो मेरी प्रकृति 5 सिगरेट रोज पीने की है, तो आज से हम 10 करेंगे क्योंकि मेरी प्रकृति है। वो नेगेटिव प्रकृति की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव प्रकृति की बात हो रही है। ये नहीं कि मैं गुस्सा रोज करता हूँ, गुरुजी ने कह दिया तो मैं तो अपनी प्रकृति के अनुसार जीऊंगा, तो आप मैं 2 दिन में 2 बार गुस्सा करूंगा। यहाँ पे नेगेटिव प्रकृति की बात नहीं हो रही है, पॉजिटिव प्रकृति की बात हो रही है। जैसे कि व्यक्ति की प्रकृति है, थोड़ा वो कल्पनाशील है, क्रिएटिव है, तो ये उसकी प्रकृति है, वो इमोशनल है। अब उसको दोस्ती ऐसे लोगों से करनी है कि जो थोड़े इमोशनल टाइप लोग हो। जो हार्ड हार्टेड लोग हैं उनके बीच में उसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो प्रकृति के खिलाफ। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका चंद्रमा नीच का है, कमजोर है, और शनि स्ट्रांग है, तो प्रकृति मैच कर गई। चंद्रमा जितना कमजोर होता चला जाएगा उतना ही वो शनि के साथ मैच करता चला जाएगा, तो वो डेफिनेटली वो शनि के पाथ को फॉलो कर सकता है। सिंपल, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो इधर उधर चीज पकड़ बैठेगा, 5-7 साल के बाद थक जाए। जब भी कोई व्यक्ति अपने कैरियर को डिसाइड करे, तो 3 चीजें पहले क्लियर कट समझ ले। पूरी कुंडली का जो सर्वश्रेष्ठ प्लेनेट है, वो सर्वश्रेष्ठ छांटने के लिए चाहे D1 में जाएं, D9 में जाएं, वर्ग कुंडली में जाएं, कहीं पर भी जाएं, वो एक अलग है, वो हम लोग अपनी क्लासेस में सिखाते ही हैं स्टेप्स। अपनी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ प्लेनेट को चुन ले, ये पहला स्टेप। जिस सर्वश्रेष्ठ प्लेनेट को देखे कि उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका खूब ढंग से अध्ययन करें, हमारे वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें, कहीं पर भी जाएं, उसका खूब ढंग से दाएं बाएं अध्ययन कर लें। और फिर क्योंकि वो ग्रह आपको ताकत तो बहुत देगा, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो आपको आपके कैरियर में एकदम फ्लाइट मोड पे ले जाएगा, एकदम नीचे से ऊपर की ओर उठाने पे लग जाएगा। बट क्या वो जो सफलता जब देगा, उस सफलता से जो चीजें अर्जित होंगी, उस चीजों को आप मेंटेन कर पाएंगे? या आपका ऐसा नेचर होगा? यानी कि अपने सेकंड नंबर पर अपनी आत्मा की पुकार को पकड़ो। आत्मा की पुकार की जब भी बात हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ज्योतिष में तरह तरह के रास्ते हैं। जैमिनी ज्योतिष कहता है कि आत्मा कारक ग्रह को देखो। मैं कहता हूं कि अगर चलो वो नहीं भी आता आपको समझ में, सूरज को पकड़ो। वेयर यूर सन इज प्लेस्ड इन योर चार्ट, यानी आपकी आत्मा की पुकार उस भाव से रिलेटेड है। अगर वो कमजोर है तो आवाज जोर से नहीं आएगी, आवाज जोर से नहीं आएगी, ये समझना। सूरज आवाज नहीं देगा, यानी कि वो नहीं गाइड करेगा आपको कि आपको यही करना पड़ेगा और यही करना बेटर है। ना ना ना। तो आत्मा की पुकार क्या हो गई? कमजोर हो गई, उसको छोड़ दो। क्योंकि जिसकी आत्मा की पुकार कमजोर है, वो थ्रू आउट लाइफ कमजोर ही रहे, वो स्ट्रांग नहीं हो सकता।
अब स्ट्रांग नहीं हो सकती का मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकती है, पर उसको फिर गायत्री साधना, सूर्य साधना, माँ मातंगी की 10 महाविद्याओं की साधना, फिर वो एक अलग मार्ग है। मैं अभी प्योर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि अगर उसकी आत्मा की पुकार स्ट्रांग नहीं है तो नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे? चंद्रमा की तरफ जाएंगे। चंद्रमा यानी मन की पुकार। चंद्रमा जिस भाव में जाएगा उस भाव से रिलेटेड ही उसका मन लगेगा। मन कहाँ लगेगा? जहां पे वो चंद्रमा बैठेगा। जैसे छठे भाव में चंद्रमा बैठ गया तो उसका मन कहाँ रमेगा? दुखों के सॉल्यूशंस में। कोई मर गया, कोई कट गया, किसी के ऊपर मुकदमा लग गया, कोई बीमार हो गया, कोई रोगी हो गया, कोई कर्जदार हो गया, है ना, कोई परेशान चल रहा है, किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, किसी को हीलिंग चाहिए, किसी को कंसल्टेंसी चाहिए। छठे भाव का चंद्रमा वहां पे बड़ा मन लगा के रखेगा उनका। वो कभी लाइफ में बोर नहीं होगा इन कामों से। जब भी, और उसका दिमाग कहाँ चलेगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। इसलिए छठे का चंद्रमा डॉक्टर के लिए, वकील के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा माना गया है, खराब नहीं माना गया है। अब अगर आप इनकी लाइफ को देखेंगे तो मामला अलग हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूं लाइफ एक दृष्टिकोण का विषय है। लाइफ दृष्टिकोण का विषय है, और यही ज्योतिषियों के लिए चैलेंज है। जब आपको, और 90% लोगों का दृष्टिकोण क्लियर नहीं है। आपके पास जो क्लाइंट आएगा उसका भी दृष्टिकोण क्लियर नहीं है। वो आपके शब्दों को पकड़ के बैठ जाएगा और अपनी लाइकिंग्स की बात करेगा बस, और किसी की बात ही नहीं करेगा, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। अब आपका चैलेंज है, और बार बार बोलेगा क्या, मुझे राइट पाथ बताओ, मुझे राइट पाथ। राइट पाथ तो उसे चाहिए ही नहीं, उसको तो अपने मन का पाथ चाहिए। जैसे कोई बच्चा आए हमारे पास, कहे जी मुझे फिल्मों में जाना है। अब आप उसको कह दो कि फिल्मों में आपका योग नहीं है, वो आपसे नाराज हो जाएगा, अंदर खाते से हो जाएगा, मुंह से नहीं बोलेगा। कुछ मुंह से बोल देते हैं, कुछ अंदर खाते से आवाज हो जाती है। और बाहर आके क्या करे, यार कहाँ ज्योतिषी से मिल लिया, मैं पैसा और वेस्ट हो गया मेरा। नहीं यार, बिल्कुल मजा नहीं आया, बंदे ने सही ढंग से बताया बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। वो ज्योतिषी की 20 कमियां गिनवा देगा, क्योंकि उसको फिर उसकी हर बात खराब लगेगी। अब ज्योतिषी को बेचारे को नहीं पता इसके मन में क्या चल रहा है। पॉइंट समझे? इसीलिए ये एक ज्योतिषी को बड़ा मनोवैज्ञानिक होना पड़ता है। और कई बार बेचारा जितना मर्जी मनोवैज्ञानिक होले, खामखाई गालियां खानी पड़ती। इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग नेगेटिव जोन के लोग होते हैं। नेगेटिव जोन का मतलब नेवर सेटिस्फाइड। वो नेवर सेटिस्फाइड जोन का अब आपकी अपनी दशा देखनी पड़ेगी। दो चार मिल गए आपको नेवर सेटिस्फाइड जोन के, आपको अपने ऊपर ही डाउट हो जाएगा। अरे यार, मैं, सब लोग तो तारीफ कर रहे हैं, अब ये कहाँ से आ गया। उसकी चिंता नहीं करनी है। नेवर सेटिस्फाइड जोन का व्यक्ति को आप कितना बढ़िया से बढ़िया बता लो, वो नेवर सेटिस्फाइड ही रहेगा। तो दिल पक्का करना पड़ेगा ज्योतिषी को। जितना दिल पक्का होगा उतना वो ठीक ठाक रहेगा, नहीं उसके मानसिक हालात खराब हो जाएंगे, उसको फिर मेरे से कुंडली दिखवानी पड़ जाएगी। इसलिए चंद्रमा की स्ट्रेंथ बहुत जरूरी थी एक ज्योतिषी के लिए, ताकि मन की स्ट्रेंथ, और मन की स्ट्रेंथ डिविजनल चार्ट्स में भी देखी जाती है। तो डिविजनल चार्ट्स में जाकर के पक्का कर। तो जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा पॉजिटिव और इंटेलिजेंट मानते हैं, ये ध्यान रखना, कोई नहीं बोलेगा जी मैं नेगेटिव जोन का आदमी हूं, ये ध्यान रखना। कुछ चीजें बड़ी छिपाव की हैं अंकुश, और कभी कभी तो जो वो एक्शन ले रहे होते हैं उनको भी नहीं पता। किसी व्यक्ति का लग्नेश सही जगह ना बैठा हो और बंदे का मंगल बद हो, है तो ज्योतिषी को अपना उस दिन का ग्रह गोचर देख लेना चाहिए। इट मे बी नेवर सेटिस्फाइड जॉन पर्सन। आप, किस्मत अच्छी है तो मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो उसको थोड़ा खुश कर दे तो अच्छी बात है। यू आर बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, अदरवाइज यू आर रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर।
कुछ लोग चमत्कार के लिए आएंगे आपके पास कि मैं अंकुश को हाथ लगाऊंगा, चमत्कार हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब अंकुश इस बात से परेशान है, कहे कैसे? सामने वाला कह रहा है, नहीं नहीं, मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, कांट। इसलिए एस्ट्रोलॉजर के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इतना नेगेटिव सुन लिया उसने, तो क्या करेगा? क्या, कहाँ से रिमूव करेगा? अपने आप को बिल्कुल। रेजोनेट कैसे करेगा? मेडिटेशन इज द बेस्ट मेथड टू रेजोनेट योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को बड़ा मजबूत रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, कुछ लोगों से छिपानी पड़ेगी। कुछ लोग इतने मन से कमजोर आएंगे कि अगर तुमने जरा सा गलत बोल दिया, कोई भरोसा नहीं, छत से कूद जाए वो जाके। अगर आपने कह दिया भाई तुम्हारा तो शुक्र बड़ा खराब है, और ये तो 20 साल की महादशा लगी लगी है अभी तो देखो आगे आगे क्या नजारे होते हैं, भाई साहब वो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्योंकि शुक्र आपके इमोशनल रिलेशंस को शो करता है। तो एक ज्योतिषी को बड़ा पारखी होना बहुत जरूरी है प्लैनेट के साथ, उसकी फिलॉसफी के साथ। हर प्लैनेट की फिलॉसफी उसको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो गच्चा खा जाएगा। कोई काम नहीं करेगा तुम्हारा, दिग्बली ग्रह भी काम नहीं करेगा, तुम्हारे ये सूत्र धरे रह जाएंगे। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे सूत्र सारे धरे रह जाएंगे। तो उसको, इसलिए मैं कहता हूं, ज्योतिष तो सीखो सीखो, थोड़ा मेडिटेशन सीखो, प्राणायाम सीखो। इसीलिए तो कहते हैं गुरु का सानिध्य जरूरी है। और लोग इसी चीज को भूल जाते, सारी चीज याद रखते हैं, सूत्र काम नहीं आते। और ऐसा कई बार होगा आपके साथ लाइफ के अंदर कि आपको ज्योतिष के सूत्र काम नहीं आ रहे। एक बार नहीं, कई बार होगा। और अगर नेगेटिव जोन का आदमी मिल गया तो सारे सूत्र वैसे ही फेल कर देगा आपके, लगा लो जितने मर्जी आप। कुछ नहीं। लड़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री से लड़ मरते, बोलने वाले उनके खिलाफ बोल जाते हैं। वो तो चमत्कारी व्यक्ति है ना, मतलब वो दिखाता है, चमत्कार दिखाता है। और ज्योतिषी में तो वो भी काम उसके बस की बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजर तो बहुत पीछे बेचारा। तो इसका मतलब नेगेटिव जोन के लोग हैं। पर एक एस्ट्रोलॉजर को डायग्नोज करने के मामले में, बहुत सी चीजों के मामले में स्पष्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। बेशक सामने वाला नाराज हो जाए, अगर आपको पता है इसकी टेंडेंसी ऐसी है, वो कुछ बोल रहा है तो बोलने दो उसको, आपको फर्क नहीं पड़ता। जेन्युइन आदमी की प्रॉब्लम को हमेशा बड़ा ध्यानपूर्वक समझो, क्योंकि जेन्युइन इंसान आपकी लाइफ का वो इंसान है जो आपको ज्योतिष सिखा रहा, आपको राइट फीडबैक देगा, बहुत सही तरीके से बात करेगा आपसे, और आपको सिखाएगा। तो दिग्बली का कंसेप्ट हम कहने में कह देते हैं बहुत अच्छा है, नो डाउट वो बहुत अच्छा है, पर इसके साथ आत्मा की पुकार और मन की पुकार को जरूर देखना चाहिए। अब सूर्य 10वें भाव में आ गया और दिग्बली हो गया, मंगल 10वें भाव में आ गया, दिग्बली हो गया, अब शुक्र दिग्बली हो गया। तो हमें समझना है मंगल क्या चाहता है। मंगल तो फुट सोल्जर है, वो तो सुबह पहले 4 बजे जूते बांध के खड़ा हो जाएगा। उसको तो सूरज का और उसका तो आमना सामना रोज होना है। उसने कहना मेरे को सूरज निकलने ही नहीं देना। अगर सूरज निकलने के बाद मैं सोया रहा तो मेरी जिंदगी लुट जाएगी। ये मंगल की फिलॉसफी है। वो तो कमजोर के लिए एकदम खड़ा हो जाएगा, वो तो हारे का सहारा है। ये मंगल की फिलॉसफी है भाई। अब उस व्यक्ति का मन जो है, चंद्रमा पहुंच गया कर्क राशि में या उच्च का पहुंच गया, कर लो क्या करो, सारा बंटा ढार कर दे, सारा बंटा ढार। ख्वाब उसके होंगे सेना का अध्यक्ष बनने का, पर मन क्या कहेगा ना यार, पर सेना में अध्यक्ष कोई बना दे, पर भाई साहब ये रोज की परेड बस की बात, मैं ये नहीं करूंगा। कुंडली में सूत्र क्यों फेल होते हैं? अब ज्योतिषी देख रहा है, अरे 10वें भाव का मंगल है, अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया मंगल, बहुत बढ़िया मंगल। इसका मतलब तो ये वेल डिसिप्लिन्ड आदमी है। घर वाले कहेंगे सुबह 11 बजे तक नहीं उठता ये। अब आप टेंशन हो गई,
मंगल प्रधान आदमी और ऐसे। ऑलवेज रिमेंबर, 20% चीजें आपकी प्रीडेस्टाइंड है और 80% आपके पास फ्री विल है। फ्री विल का मतलब क्या है? आप अपने आप को ग्रहों के अनुसार एडजस्ट कर सकते। आप अपने डिसीजन लेने में फ्री हो। आपने अपना कॉलेज चुनना है, 5 कॉलेज आपके दिमाग में, अब आप फ्री हो। आपने तो पॉकेट देखनी है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो जहां मन करे आप कॉलेज ले लो, हो जाएगा आपका काम। तो फ्री विल है। यहाँ पर प्लेनेट आपको कभी नहीं बताएगा कि ना ना ना, रामनाथ फलाना कोविंद का ही आपने लेना है, ना ना, रामलाल का लो के श्यामलाल का कॉलेज लो, कि एडमिशन लो के ना लो। इट्स फ्री विल। तो कभी भी एस्ट्रोलॉजर को इस माइंडसेट से नहीं रहना चाहिए कि कोई प्लेनेट अगर ताकतवर हो गया तो ये उस व्यक्ति को पकड़ करके उठा करके क्रेन से उठा के पहुंचा देगा। नहीं। कब होगा ये? अगर व्यक्ति उस ग्रह की फिलॉसफी पे चलता है तो। ये क्रिस्टल क्लियर कर लो। फिर तो वो क्रेन से उठा करके आदमी को नीचे से उठा करके ऊपर ले जाएगा। अगर ग्रह की नहीं मानते तो ग्रह अपना 20% जो प्रीडेस्टाइंड मामला है, उस ग्रह से रिलेटेड अच्छा काम किया है बुरा काम किया है वो ही करके देगा। वो फिक्स होगा। वो ना ज्योतिषी के हाथ में ना आपके हाथ में। पर 80% मामले में बड़ी छूट देगा आप। अगर मंगल 10वें भाव में बैठा है तो आपको ऐसे दोस्त बनेंगे जो जिम जाते होंगे। ऐसे दोस्त मिलेंगे जो सेना में भर्ती होने का ख्वाब देखते हो। या ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अथॉरिटीफुल वाली जॉब चाहता हो। यार, आईएएस से कम तो क्या बनेंगे, आईपीएस से कम तो क्या बनेंगे। मतलब उसको एक एटमॉस्फेयर देते हैं वो प्लेनेट। डायरेक्शन। बट वो गर्दन पकड़ के आपको नहीं कहेंगे ना 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 मैं तो आईपीएस बनाऊंगा ही बनाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका मंगल दिग्बली है आपको मैनेजर बने दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में मिलेंगे। बहुत सारे लोग वास्तु करते हुए मिलेंगे। अब आपने जो पुस्तक में पढ़ा है ना वो सारा फेल होता दिखाई देगा। अब जो आदमी वास्तु कर रहा है ना तो अथॉरिटी पे है, कोई पावरफुल थोड़ी है। एक ज्योतिषी की और एक वास्तु शास्त्री की, जब तक ही जरूरत है सामने वाले को वो बाऊजी बाऊजी करेगा। जिस दिन जरूरत खत्म हुई उस दिन वो आपको क्या मानेगा? आप एक फोन पे क्या कर सकते हो? चाहे वो कितना भी लोग आपके जानकार हो, मंत्री संतरी, कितनों भी लोगों को जानते हो आप। तो ज्योतिषी को कभी वहम में नहीं रहना चाहिए कि मेरा फलाना जानकार है। जानकारी जब तक ही है जब तक उसका कोई केस फंसा हुआ है आपके पास और आप उसको प्रॉपरली गाइड कर रहे हो, और वो भी फोकट में। ये भी समझ लो, पैसे ले लिया तो भी कोई गारंटी नहीं है वो आपकी बात सुनेगा। उसको वहम ही नहीं पालना चाहिए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार सूत्र फेल हो रहे हैं। सूत्र नहीं, हम ज्योतिष को समझ ही नहीं पाए इसलिए हम फेल हो रहे हैं। सूत्र तो राइट है, पर हमने उसको गहराई से नहीं पढ़ा, हमने रट्टा मार लिया। मंगल 10वें में जी दिग्बली हो गया, इसका मतलब तो ये बच्चा बड़ा बलिष्ठ होगा, बड़ा स्ट्रांग होगा, बड़ा फलाना होगा ढिमकाना। अरे बाबूजी, वो सामने वाला ये फेल करके बैठ जाएगा, क्या कर लूंगा? क्योंकि आपने स्टेप फॉलो नहीं किया। अगर मंगल स्ट्रांग है और सूरज भी स्ट्रांग है तो 100% वो बंदा सूरज से पहले उठ के खड़ा होने वाला होगा। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो होगा ही इस तरीके का। और जितना वो सूरज से पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति होगा, डिसिप्लिन्ड वाला व्यक्ति होगा, फिर मंगल की जिम्मेदारी है उसको नीचे से ऊपर कैसे उठा के लेके जाएगा। फिर डेफिनेटली वो उसको अथॉरिटी वाली पोस्ट पे पहुंचा के ही मानेगा। और वो लोग आप ज्योतिषी से मिल भी नहीं रहे होंगे फिर भी वो आईपीएस बन जाएंगे। फिर भी वो सेना में बड़े ऊंचे पौधों तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो बात को? और फिर एक मन करेगा आपका, अरे यार सारा तो खेल कर्म का ही था। ये बच्चा बड़ी मेहनत करता था, देखो आज डॉक्टर बन गया। इसने तो कोई उपाय भी नहीं करा फिर भी डॉक्टर बन गया। वो डॉक्टर इसलिए बन गया क्योंकि वो 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता था, सेल्फ स्टडी करता था।
उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत था, बन गया, गया पार। आप सोचते रह गए यार इसका तो दसम में मंगल भी नहीं है, फिर भी कैसे बन गया डॉक्टर। ध्यान रखो, कुंडली ये डिसाइड नहीं करती कि आप कारपेंटर बनोगे कि डॉक्टर बनोगे। आपकी लाइकिंग्स, आपका एटमॉस्फेयर और आपकी प्लेनेटरी पावर, वो आपको इस तरफ लेकर के जाता। अगर कोई ये सोच के बैठा कि कोई ज्योतिषी बता देगा मैं इस समय क्या करता हूँ, मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं, ले जाओ परीक्षा, 100 लोगों के पास घूम आओ, और आप गलत जगह फंसोगे। जहां पे कोई इंट्यूशन का सही इस्तेमाल कर देगा वहां वो तुक्का तीर सही चल जाएगा, और वहां पे तुम फंस जाओगे, वहां लुट के आओगे। तो केवल अंकुश दिग्बली प्लेनेट के चक्कर में नहीं रहना। कभी कभी मूल त्रिकोण राशि में बैठने वाला ग्रह एक्सीलेंट रिजल्ट दे, एक्सीलेंट रिजल्ट, जो उच्च का ग्रह भी नहीं दे सकता। अब मान लो एक लड़की है जिसका मेष लगन हो और धनु राशि का गुरु बैठा हो। अब ये उच्च का गुरु नहीं है, धनु राशि का गुरु है। अब उसका गुरु तो धनु राशि का बन गया, अब लगने चाहे छठे में बैठा है, चाहे 12वें में बैठा है, चाहे 8वें में बैठा है, उसकी लाइफ में बहुत यूं यूं नहीं होगा। गलत डिसीजन बार बार लेगी, लगने 6 8 12 बैठा, गलत डिसीजन लेगी। बट उसकी शादी ऐसी जगह मिलेगी, उसको पति ऐसा मिल जाएगा जो कितना भी दाएं बाएं बोले वो उसको पकड़ के ही रखेगा। पॉइंट समझ रहे हो। तो क्या हुआ, और उच्च के ग्रह वाली लड़की, इट मे बी कि उसको तलाक का सामना करना पड़ जाए। पॉइंट समझे। तो ग्रह की रियल स्ट्रेंथ अगर कोई मुझसे पूछे, और पूछो। गुरुजी उसमें जैसे ये बन जाता है अपना धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है जब शनि और गुरु आमने सामने अगर बन जाते हैं, तो दोनों प्लैनेट्स की हमको मतलब एक तरह से साथ लेके फॉलो कर सकते हैं, कैसे उसको देखते हैं? धर्मा कर्माधिपति योग को समझो। कोई भी कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ गाइड करने के लिए, ऑलवेज रिमेम्बर, उसने आपको एक डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, फोर्सफुली कुछ नहीं है। डायरेक्शन क्या देगा वो, धर्म और कर्म को मिला देगा। धर्म मीन्स योर ड्यूटी, अर्थात तुम्हें इस जीवन में जो जिम्मेदारियां मिली तुम उसके प्रति बहुत अलर्ट, ये धर्म है आपका। और रेडी हो, माइंड मेकअप कर दिया है कि मुझे निभानी है। आपका बच्चा कहता है जी मैं 1 करोड़ रुपए की फीस वाले स्कूल में पढ़ूंगा, या कॉलेज में पढ़ूंगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। आपने जिम्मेवारी उठा ली, हाँ ठीक है मैं अब 1 करोड़ रुपया करता हूँ कहीं, दैट्स योर धर्मा। क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, संतान के लिए करना, स्पाउस के लिए करना, योर धर्मा। फैमिली के लिए करना, ये धर्मा। रिलेटिव के लिए कुछ मदद करना आपका धर्म है। तो वो कभी भी धर्म से दाएं बाएं होना नहीं चाहेगा, ये उसका अंदर का चित्त कह रहा है। और कर्म क्या है, वो अपने कर्म के प्रति बहुत अलर्ट है। अर्थात कर्म राइट होगा कि रॉन्ग होगा, इस मैटर में वो बड़ा तटस्थ है। बिल्कुल वो कहता है मुझे राइट ही करना है। अर्थात उसको घर का एटमोस्फेयर ही ऐसा मिलेगा, उनके घर में कोई पाठ पूजा वाला मिल जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति का, और उपदेश देगा कि हमें जिम्मेवारी निभानी है। कुछ लोग धर्म कर्म को पाठ पूजा से जोड़ लेंगे ना। रियल नॉलेज, रियल नॉलेज अबाउट धर्मा एंड रियल नॉलेज अबाउट द कर्मा। कुछ लोग धर्म को जाति से जोड़ लेते। धर्म जो व्याख्या की गई है हमारे यहाँ पर, उसका जातिगत संबंध नहीं है। आप दलित हो पर धर्म धर्म आपका पक्का हो सकता है। धर्म पक्के का मतलब क्या, ड्यूटी, आप बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल हो सकते हो। कर्म,
जो भी कर्म कर रहे हो उसमें कुशलता कितनी है आपके अंदर। होश पूर्वक काम करने का मतलब क्या है? कुशलता। यू आर गेनिंग स्किल इन योर वर्क, एवरी टाइम एवरी टाइम एवरी टाइम। और एक आदमी काम को निपटाता है, अरे पिंड छुटा निपटाओ, करो फाइल पार, लर्न नहीं कर रहा। तो धर्मा कर्माधिपति योग होने पर भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। धर्मा कर्माधिपति योग आपकी चेतना शक्ति को गाइड करता है कि हमें जीवन में और कुछ करना है कि नहीं करना है। कर्म और धर्म, दो चीजों के मामले में बड़े होश में रहना है। ये सारा मामला होश का है। जब भी कोई कॉम्बिनेशन पॉजिटिव बने या नेगेटिव बने, ध्यान से समझना, वो आपके होश को दिखाता है कि होश किसके प्रति अलर्ट है और किस चीज के प्रति आप बेहोश ही रखोगे। अब मान लो राहु मंगल एक हो गया, नेगेटिव कॉम्बिनेशन बोलोगे आप, बट उसका होश किस तरफ है? गुस्से की तरफ। वो कभी मौका नहीं चुकेगा, जहां भी गुस्सा करने का मौका आएगा वो बिल्कुल होश में है। कह के तो देखो उसको दो बात, वो अलर्ट है। और जिसका राहु मंगल अगर मान लो नहीं है, तो हो सकता है गुस्से के प्रति वो बेहोश है, उसे पता ही नहीं कहाँ मुझे गुस्सा करना और कहाँ नहीं करना। बट राहु मंगल वाले को पक्का पता है कि मुझे कहाँ गुस्सा करना और कहाँ नहीं करना। ही नोस एवरीथिंग अबाउट एंगर। वो उसका एक्सपर्ट है गुस्से का। इसलिए कई बार ये चीजों का फायदा उठा जाते हैं। अब मान लो जिसका राहु मंगल है वो मैनेजर बना बैठा है ऊपर, तो कंपनी तो उसको बड़ा लाइक करेगी, यार ये हमें कुछ नहीं कहता पर सबको ठीक करके रखता है, सुधार के ठोक पीट के। कंपनी के मालिक को ऐसा मैनेजर चाहिए ही नहीं जो आए रोता हुआ, साहब देखना उसने ये कर दिया, उसने ना ना ना। जिसका राहु मंगल है वो अपने आप ठोक पीट के सेट कर लेगा अपनी टीम को, आर पार की फाइट कर लेगा। कि उसको जानता है, वो होश पूर्वक जानता है कि मुझे कहाँ एंगर का प्रदर्शन करना। समझ रहे हो बात को? अब इसके साइड इफेक्ट हर चीज के। अब कभी कभी वो घर में भी वही प्रदर्शन कर बैठता है, उसको लगता है जैसे बाहर मैं ठोक पीट के सबको ठीक कर रहा हूँ, अपनी पत्नी को भी मैं ठोक पीट के ठीक कर लूंगा। और यहीं पर उसका मामला गड़बड़ हो जाता है। नमस्कार सर, मैं क्लास में हूँ। मैं क्लास में हूँ सर, मैं अभी करता हूँ आपसे। तो वहां पे सारा मामला बिगड़ जाता है ना? तो ये बात, वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो पत्नी आई है वो अपने पूरे मोटो के साथ आई। क्योंकि जो शादी से पहले उसको हमेशा डराया गया है, लड़की को, कभी बाप ने डराया, कभी माँ ने डराया, कभी भाई ने डराया, कभी सोसाइटी ने डराया, कभी स्कूल वालों ने डराया। वो कहीं जा भी रही है तो चार बार अलर्ट होकर के जा रही है, उसको हर कोई ये बता रहा है डरना है डरना है डर 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 है। फिर जब शादी हो जाती है वो सारा डर का बदला फिर एक ही आदमी से लेती है। कहती है अच्छा बहुत डराया मुझे, पीछे से डर के आई, अब मैं इससे सारा हिसाब किताब वसूल करूंगी इस आदमी से। अब वो डरी हुई थोड़ी है, पति को लगता है ये डरी हुई है, वो कहेंगे डरी हुई है। तो जिससे मुकाबला हो जाता है मुकाबला कर लेती है, जब ये मुकाबले से बाहर हो जाते हैं तो तलाक लेके भाग जाते हैं। जो मुकाबला नहीं कर पाते हो ले लेते हैं। बस तलाक की और शादीशुदा जिंदगी की यही कहानी है। जो दोनों सोचते हैं चलो मुकाबला चल रहा है कोई बात नहीं चलने दो, कंटिन्यू इट। वो मुकाबले से अगर आपस में सेटिस्फाई हैं, इतना ही मुकाबला होता है जिसको हम सहन कर सकते हैं, तो कंटिन्यू मैरिज लाइफ। अब यहाँ पर नए बच्चे और कुछ लोग ये सोचते हैं यार ऐसा कुछ हो जाए अगर हम कुंडली मिलवा लें कि मुकाबला ना हो पति पत्नी के बीच में, फिर आप गलतफहमी के शिकार हो।
आप जितनी मर्जी कुंडली मिला लो, 28 मिला लो, 32 मिला लो, 36 मिला लो, क्या होना उससे? ग्रह की प्लेसमेंट कितनी अच्छी हो, भाई ये दो जीव मिले ही आपस में मुकाबला करने के लिए। अब आप उसको फाइट को कैसे रोक दो? दिक्कत कहाँ है? मिसमैनेजमेंट कहाँ है? एक मुकाबला करना चाहता है, एक नहीं चाहता। जो नहीं चाहता वो भाग जाएगा। सिंपल भाई, इतनी तो बात है, इतनी तो बात है। तो ज्योतिष में एक ज्योतिषाचार्य को मनोवैज्ञानिक बहुत होना पड़ता है। कई लोग आते हैं कि आचार्य जी ऐसी कुंडली मिला दो, जीवन में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब या तो मैं उसकी उम्मीद बढ़ा दूं बहुत ज्यादा, या मैं उसको समझा दूं कि भाई तुम गलत आदमी के पास आ गई हो। ये आदमी जानता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसा मर्जी सूत्र लगा के देख लो आप। पॉइंट समझ रहे हो आप? एक ज्योतिषी दो पति पत्नी के बीच के अट्रैक्शन को पकड़ ले अगर, तो बेस्ट कुंडली है। नहीं लगे रहो कि साहब ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, मामला गड़बड़ है। ठीक है, चलिए। थैंक यू। हरीश फुलवानी जी, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे छोटी सी एक क्वेश्चन थी, मतलब रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजर व्यू पॉइंट। अगर हम किसी से बैठ के सामने बात करते हैं, जितना आपसे सीख रहे हैं कि सबसे पहले मन को पकड़ो, फिर उसकी शक्ति को पकड़ो, और शक्ति को पकड़ने के बाद उसके स्किल सेट्स पकड़ो, और उस हिसाब से उसको पूरी तरह से कॉन्वर्जेशन करो। पर अगर जैसे आपने अंकुश जी के साथ बात करी अभी, उसमें ये समझाया कि अगर शक्ति, जैसे मंगल जो शक्ति देता है, उससे अगर स्किल सेट्स बनते हैं तो बुद्ध स्ट्रांग हो गया ना। वही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर? नहीं नहीं नहीं, मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है हरीश कि वो सभी के साथ राज्य है, अच्छा। सिर्फ चंद्रमा को छोड़कर। वो सबकी फिलॉसफी से एग्री करता है, सिर्फ एक मून की फिलॉसफी को छोड़कर। मरकरी आपका ब्रेन है। मरकरी को चेक करने का मतलब इतना है केवल मात्र कि हम ये देख रहे हैं कि इसकी खोपड़ी में कितना जाएगा, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। अब एक्सेप्टेबिलिटी नॉलेज की भी होती है, एक्सेप्टेबिलिटी जो है आपकी बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी। अगर बुद्ध गड़बड़ हो गया तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इट्स मीन वो अपने पुराने धर्रे पर अड़ जाएगा। अर्थात अभी तक जो उसने ज्ञान अर्जन किया है, यानी जो उसने मन में दिमाग में बिठा लिया कि ये चीज ऐसे होगी तो वैसे ही होगी। पॉइंट समझ रहे हो? जी जी। मरकरी का इतना ही लेना देना है। जैसे मरकरी फर्स्ट। का स्किल सेट से मतलब नहीं है। अगर किसी प्लेनेट ने स्ट्रांग है, मंगल ने स्किल सेट दिया आपको, मरकरी तो उसको भी हेल्प करेगा। मरकरी को इंडिपेंडेंट स्टडी करो, ये समझने के लिए, क्योंकि मरकरी हर तरह के स्किल सेट को समझ सकता है सिवाय कविताओं के गढ़ने के और कहानियां बताने के। उसके बाद वो स्किल सेट नहीं है मरकरी के पास। मरकरी हर तरह के स्किल सेट को एक्सेप्ट करता है। आप आज सोचते हो कि मुझे फिल्म मेकिंग का कोर्स करना है, मरकरी विल हेल्प यू। फिर आप तुरंत कहते हो नहीं नहीं, मुझे तो मोटर मैकेनिक बनना है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्किल सेट है। मरकरी विल हेल्प यू। यानी कि दिमाग जिसका तेज होगा वो फिल्म मेकिंग के कोर्स में भी कामयाब है, वो मैकेनिक के कोर्स में भी कामयाब है। मरकरी इसलिए इंपॉर्टेंट, एजुकेशन में हम प्राइमरी प्लेनेट उसको क्यों मानते हैं? अरे जिस बच्चे का ब्रेन अच्छा है भाई, वो कहीं भी चला जाए उसको कहीं भेज दो, अपना रास्ता निकाल लेगा। मैटर ही नहीं करता वो हिस्ट्री पढ़ रहा है। मैं हो सकता है वो हिस्टोरियन इतना बढ़िया बन जाए कि उसको पद्मश्री अवार्ड मिल ले, इतना बड़ा प्रोफेसर बन जाए नामी गिरामी। वो जानेगा, जिस भी क्षेत्र में उसको भेज दो अपना डंका बजा दे। ये मैटर करता ही नहीं कि वो फाइनेंस के क्षेत्र में जाएगा। वो तो ये देखेगा कि फाइनेंस का अदर प्लेनेट कौन सा है। अदर प्लेनेट दो हैं, शनि और राहु, जो कहते हैं बिना पैसे काम नहीं चलेगा।
मरकरी अच्छा है तो मरकरी को वो खींच लेंगे, भाई हम ताकतवर हैं तो अब हमारा साथ दे। और मरकरी कहते यस बॉस। मरकरी तो बृहस्पति का भी साथ देता है। अगर बृहस्पति ठीक है, मन कर रहा है यार मुझे तो वेदांग पढ़ना है, मैं तो वेद मंत्र बोलने में मजा आता है, मैं तो गंगा जी के घाट पे जाऊंगा, जोर जोर के वेद पढ़ूंगा, मुझे तो उसमें आनंद का भाव है। मैं सबको बिठा बिठा के समझाऊंगा भाई ये गलत है ये ठीक है, मैं तो कंसल्टेंसी दूंगा। मरकरी विल हेल्प। मरकरी बहुत अच्छा साथ देगा। प्लेनेट कौन सा उसका ताकतवर है वो ही मिला लेगा। पर चंद्रमा ताकतवर हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बुध एक्सेप्ट इट। तो इन समरी अगर कहा जाए कि अगर 9th हाउस में किसी का चंद्र बैठा है मरकरी के साथ, तो अगर मैं उसके साथ अध्यात्म की बात करूं, एडवांस नॉलेज की बात करूं, तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करे। वुड दैट बी करेक्ट असेसमेंट? बिल्कुल। और अगर यही सिचुएशन ऑपोजिट हो जहां पे चंद्र सूर्य के साथ बैठा है, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। बिल्कुल। अंडरस्टूड। जी। मरकरी का इंडिपेंडेंट रोल है ये समझ। मरकरी जितना अच्छा होगा इसका मतलब उस बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी है। वो हरीश से भी बात कर लेगा, वो अंकुश से भी बात कर लेगा, वो रजनी जी से भी बात कर लेगा, रेणु जी से भी बात कर लेगा, मोनिका जी से भी बात करेगा। और 6 आदमी अपना अलग अलग ज्ञान देंगे, वो मुस्कुराता रहेगा, अच्छा अच्छा बताइए और बताइए और बताइए। फ्लेक्सिबल। वो अड़ेगा नहीं, नहीं 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 नहीं, रजनी जी ये बात तो नहीं होगी, हम तो ऐसे ही करेंगे बस। ऐसा नहीं कहेगा भाई। क्यों? मरकरी के जो लोग हैं, मरकरी को ये समझो वो कोऑर्डिनेटर है सोसाइटी में। गुरु जी जैसे। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा जानता है, सबसे तालमेल बना देगा, सबके साथ तालमेल बना के रखेगा, किसी के साथ वो बिगाड़ के ही नहीं चलेगा। जब आप हरेक को तालमेल बना लेते हो तो क्या शराबी आदमी करेगा और क्या जो है साधु करेगा उसके लिए दोनों एक है, क्योंकि वो जानता है दोनों को संभालना कैसे। कैसे चलाना है। वो शराबी आदमी से बेस्ट मदद ले लेगा, क्योंकि वो जानता है ये शराबी का खुश कैसे करना है, वो जानता है साधु को खुश कैसे करना है। इसलिए तो बोलते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये तो कहते हैं मरकरी का कोई भरोसा नहीं, ये तो बेपैंदे का लोटा है, पता नहीं किधर हो जाए। नहीं, ही इज सो इंटेलिजेंट पर्सन। अब इसको दूसरी तरफ कहते थे ही इज सो कनिंग पर्सन। तो अब आपने खुद दिमाग लगाना है ज्योतिष में कि भाई कौन कौन से धंधे ऐसे हैं जिसमें मरकरी के बगैर चलेगा ही नहीं। तो दिमाग में आएगा नेता। में बिना दिमाग के, बिना वाक पटुता के, बिना बोली चाली के बात बनेगी क्या? दिमाग का विश्लेषण जरूरी है। अब यही बुद्ध डॉक्टर के लिए भी जरूरी है, यही बुद्ध जो है इंजीनियर के लिए भी जरूरी है। अब एक आम सामान्य इंजीनियर नहीं, जो इंजीनियर कुछ करके दिखाए लाइफ में, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके लिए मरकरी जरूरी है। आप 50 ऐसे फील्ड निकाल लोगे जिसमें मरकरी जरूरत है। अब ऐसे फील्ड देखो जिसमें मरकरी की जरूरत नहीं है। आपने अपने घर के बाहर परचून की दुकान खोलनी है, आपने छोटे मोटे सेल्स का काम करना है, आपने कंगा बेचना है, आपने और बेचना है। आप उसको बुद्ध से मत जोड़ो कि देखो कितना अच्छा बस में आते ही बोलता है, फिर कहते हैं गंजे को कंगी बेच रहा है इसका मतलब बुद्ध अच्छा होगा। नहीं, वो उसके रटा रटा है वाक्य, उन्हें एक बार रट लिया अब उससे बाहर जाएगा ही नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, कोई नई बात उससे पूछ ले वो फंस जाएगा। इसलिए ज्योतिषाचार्य को बड़ा बारीकी से इन संतरों को समझना चाहिए। एक आदमी रटा रटाए मामले को देखता है या अपना इनोवेशन करने का उसका माइंड है। हमारे पास कई बार आते हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाना है जी, होम्योपैथ का डॉक्टर बनाए कि आयुर्वेद का बनाए कि एलोपैथी का बनाए। लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अरे मैं कहता हूँ सिर्फ मरकरी अच्छा होना चाहिए, पट्टा होम्योपैथी में भी करोड़ों रुपए छाप लेगा।
और दिमाग अच्छा होगा तो आयुर्वेद में भी करोड़ों रुपए छापते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिस्ट्री गवाह है कि आयुर्वेद के डॉक्टरों ने भी अपने प्रोडक्ट बना बना करके करोड़ों रुपए छापे, होम्योपैथ वालों ने भी करोड़ों रुपए छापे हैं। मैटर है कि उनकी सेंस कितनी अच्छी है, जो मार्केट को समझ करके काम को कर दे। वो उसको गधे की लीद तोलने पे भी लगा दोगे, उसमें भी पैसा कमा जाएगा भाई। इसलिए तो लाल किताब की कितनी ब्यूटी है कि लाल किताब कितनी प्यारी बात कहती है, कुछ मत देखो, गुरु देखो कि बुद्ध देखो। बुद्ध तुम्हारा दिमाग है और गुरु भगवान का आशीर्वाद है। ये दो चीज साथ देगी, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। काहे का शनि देखना, काहे का सूरज देखना, काहे का मंगल देखना, ये सब अपने आप आ जाएंगे, सेटिंग में आ जाएंगे। आप बन गए गुरु जी, आप में बड़ा अच्छा विद्वानता है, आप जब बोलते हो तो लोग बड़ा नमस्कार करते हैं। आप अब पुलिस वाले की हिम्मत है कि आपको धमकी दे के चला जाएगा? सोचो, पुलिस डिपार्टमेंट तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। अरे भाई, इसने बात बाहर कह दी कि मुझे पुलिस वाले ने धमका दिया, तो थाने का घेराव हो जाएगा। और आपके सामने हिस्ट्री है। स्वामी प्रेमानंद जी वृंदावन में रहते हैं, किसी की हिम्मत है जाके कुछ फालतू बकवास कर जाएगा वहां पे? एक कंप्लेंट करने की जरूरत है उन्हें सिर्फ, और जनता को पता चल गया, जनता अपने आप को कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मार देंगे, खबरदार कोई हाथ तो लगा के दिखा दो गुरु जी। मारकाट मच जाएगी। कौन सी ताकत है? क्या प्रेमानंद जी का मंगल अच्छा है? क्या वो बाहुबली है? क्या उनको धमकी देने की जरूरत है? अच्छा, मान सम्मान की कहाँ जरूरत है? नेम वेम की कोई जरूरत नहीं है। अकेला गुरु प्लेनेट और बुध प्लेनेट, दो प्लेनेट, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रुपए पैसे की तो जरूरत होगी, ऑडी में चलते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, कहाँ जरूरत है? मुझे ये कोई समझा दे, क्या जरूरत है शनि की? क्या जरूरत है राहु की, नेताओं से संपर्क साधने की? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जो कुछ किया है उनके चेलों नहीं किया, जो आप देखते हो सोशल मीडिया वगैरह, ये सब किसी चेले को दया आई होगी कि गुरुजी इतना अच्छा बोलते हैं, तो गुरुजी को पॉपुलर कर दो। उन्होंने उठाया, यूट्यूब बना दिया, इंस्टाग्राम बना दिया। शिष्य गुरु को अपने आप ऊपर राइज करके ले जाता है। शिष्य ठीक ढंग का मिल जाए, बस ढंग के शिष्य मिल जाए, वो ही उठा के ले जाए। करना क्या है उनको? किस प्लेनेट की जरूरत है मुझे बताओ। संतान और शिष्य कुंडली के पंचम भाव से देखे जाते हैं हमेशा ध्यान। गुरु जी का पंचम भाव अच्छा हो तो कंफ्यूज मत होना। संतान नहीं है तो क्या हुआ, शिष्य उसको अच्छा मिलेगा कोई ना। तो गुरु भी वही काम कर सकता है जो सूरज कर सकता है, जो मंगल कर सकता है, अदर्स प्लेनेट। हमारे अध्यात्म में कहते हैं ना, एक देवता ही बहुत है। पूरी जिंदगी में अगर एक देवता भी हमारे फेवर में आ गया, बाकियों की जरूरत ही नहीं। हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हुए जो कहते हैं कि हम राम जी के सिवा किसी को नमस्कार ही नहीं करेंगे। आप कृष्ण जी के मंदिर में आ गए तो बोला हम नमस्कार नहीं करेंगे जब तक कृष्ण जी धनुष बाण लिए हुए ना दिखाई दे मुझे। जब तक धनुष बाण कंधे पे नहीं होगा मैं नमस्कार ही नहीं करूंगा। और कृष्ण जी को कंधे पर धनुष बाण रख करके ही दर्शन देने पड़े। कैन यू इमेजिन इट? अब ये ज्योतिष में ऐसी बातें बताना क्लास में तो संभव है नहीं, इस टाइप का ज्ञान देना। क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है पता नहीं तेरा कोर्स ना रह जाए, ज्यादा ले ले कोर्स ना रह जाए। गुरुजी भी कोर्स की तरफ भी दौड़ता रहते हैं। ये बातें कौन बताएगा? सूत्र पकड़ लिए। अक्सर हमारे पास जो फोन कॉल्स आती हैं, हम 7 साल से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, 10 साल से करते हैं, 5 साल से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनके कंसेप्ट बेसिक वाले भी क्लियर नहीं होते, नॉट टेक्निकल, बड़े परेशान चल रहे होते हैं। कल एक हमारे पास एक महिला आई, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी थी, वास्तु में भी थी, हीलिंग में भी थी, डाइटिशियन भी थी, बहुत कुछ थी। कहने का मतलब
वास्तु पे ही चर्चा चल गई। मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई मैं तो वास्तु करता नहीं हूँ, पर वास्तु सिखा देता। बड़ी हैरान हुई। हाँ भाई, मैं नहीं जाता हूँ कहीं पर भी उठ करके, क्योंकि मेरे कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो समझ से बाहर है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता कि किसी को कहूँ तेरी रसोई खराब है, तेरा बाथरूम खराब है। ठीक है भाई, मेरा चंद्रमा ऐसा ही है, मैं इमोशनल आदमी हूँ। मुझे लगता है यार टेंशन में क्यों डालना। एक बंदा हमसे रिलीफ लेने आया है, इसको मैं टेंशन में डाल दूं, और टेंशन में डाल करके फिर इसको काबू में आ गया, अब इससे पैसे वसूल करूं। भाई मेरी फिलॉसफी नहीं मैच करती, नहीं करती तो हम नहीं करते। अदरवाइज बड़ा पैसा है वास्तु के अंदर, खूब पैसा छाप लो। तो हर एक को अपने मन के अनुसार, मैं एस्ट्रोलॉजी को या किसी भी विषय को, पामिस्ट्री को इसलिए भी एंजॉय करता हूं क्योंकि ये मेरे मन के विषय हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। एक मेरा D20 था, या पता नहीं D60 चार्ट था, D20 था, यूट्यूब पर मेरे को उसमें से 100 में से 99 लोगों ने कहा ऐसा यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो ही नहीं देखा जो इस तरीके से बताया गया हो, समझाया गया हो। और एक सज्जन ने लिखा कि इसमें सिवाय प्रवचन के सब बकवास है, इसमें ज्योतिष कहाँ है। अब मैं इसी आप आज की क्लास को डाल दूं तो सामने वाला टेंशन में आ ही जाएगा, तो इसमें ज्योतिष सिखाया कहाँ गया है, कहाँ सिखाया गया है। तो दैट्स ए मिथ अबाउट एस्ट्रोलॉजी कोर्सेस। तो आपको ये सब चीजें भी धीरे धीरे सहन करनी पड़ेंगी। अब एक तो ये होता है कि मैं लिख दूं महामूर्ख आदमी। मैंने कहा भाई मत लिखो महामूर्ख। एक तो बेचारा मूर्खता कर रहा है और ऊपर से आपने महा और लगा दिया, तो ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, वो किसी एक्सपेक्टेशन से आया है, उसकी एक्सपेक्टेशन को हम मीट आउट नहीं कर सके, तो ये मान के चलना चाहिए जिंदगी में आप सभी की एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं कर सकते। आप अपने परिवार में ही नहीं कर सकते तो आम जनता की तो बात ही भूल जाओ, है ना। अभी देखो आपकी सरकार ने कहती है, जैसे दावा करती है, जिसका मैं तो खिलाफ हूं, कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बांटते। 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बांटते, 80 करोड़ लोगों ने वोट तो दिया नहीं। इट्स मीन कि अनाज लेने के बावजूद भी, मैं मानता हूँ चलो सरकार झूठ बोलती होगी, पर 40-50 करोड़ को ही देती होगी, कुछ तो देती ही होगी, उतने वोट भी नहीं मिले। इसका मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिन्होंने लिया पर वोट नहीं दिया, तो आप तो उनको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। हर किसान को 2,000 रुपये महीना भेज रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से वेस्टेज ऑफ मनी है, कि इनको स्कूटनी करके भेजना चाहिए जिसको जरूरत है, बट भेज रही है। तो क्या किसानों ने सभी ने वोट दे दिए? नहीं दिए। जब इतना कुछ देने के बावजूद सामने वाला एंटी वोट दे रहा है, देगा, तो हम भी तो ज्योतिषी हैं। अगर हमारा वीडियो आएगा तो 5-7 तो ऐसे आने ही चाहिए, और मैं कहता हूँ ये आने ही चाहिए। ये यूट्यूब पर ऐसे क्रिटिसिज्म आने चाहिए। इससे मुझे ये पता चलता है भी प्रवचन ज्यादा नहीं देना हर क्लास में, थोड़ा लिमिट में रहना है। तो फिर संडे की क्लास मैंने फ्री कर रखी, इसमें कोई कुछ बोले, क्योंकि ये क्लास में मैं जिसे सच्चा ज्ञान समझता हूँ, मैं इसे सच्चा ज्ञान समझता हूँ, संडे वाली क्लास को। मेरे 100%। लिए टेक्निकल फार्मूले फार्मूले नहीं है। अगर मुझसे अंकुश ने पूछा होता क्लास के अंदर की धर्मा कर्माधिपति योग क्या है, तो मैं कहता 9th का लॉर्ड 10th का लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए दोनों मिलके, दैट्स अ धर्मा कर्माधिपति योग। मेरा काम कंप्लीट, बस। मैंने आगे काय को करना है? फिर आगे पूछता तो मैं और गहराई में बता देता। 9th का लॉर्ड 10th का लॉर्ड का धर्मा कर्माधिपति योग जब फलित होगा जब वो नवमांश में स्ट्रेंथ गेन करेगा। ये मेरी हायर एजुकेशन हो जाती बस। बट मुझे आगे क्या करना? कुछ भी नहीं। पर मैंने नहीं बताना था कि वो आपको क्या समझा रहा है, किस मामले में आपको होश में लेके आएगा। होश जो है
बहुत इंपॉर्टेंट है, और 60% लोग दुनिया में बेहोशी की हालत में रहते हैं। ये समझ लेना बात को। और ज्योतिषियों के पास आने वाले में तो ये तादाद कुछ ज्यादा ही होती है, ये भी समझ लो बात। बेहोश मैं किसे मानता हूं? जिसे मालूम ही नहीं कि मुझे करना क्या है, और बता दो तो भी समझना नहीं है, तो बेहोशी तो होगा। बेहोश आदमी को आप कितना मर्जी हिला लो, वो आंख खोलेगा फिर बंद कर लेगा, आंख खोलेगा फिर बंद कर लेगा, वो कौन सा जागेगा? वो कौन सा जाग जाएगा? इसलिए बहुत टफ होता है थोड़ा सा। तो ये ज्ञान मुझे देना बहुत जरूरी है आप लोगों को, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। क्योंकि स्टूडेंट कई बार 2-2 साल पढ़ने के बाद, 5-5 साल पढ़ने के बाद भी ज्योतिष बेचारा बड़ा परेशानी की हालत में रहता है, क्योंकि उसको ये बात किसी क्लास में समझाई ही नहीं जाती। वो टेंशन में आ जाता है, मिनट में उसको बेचारे को बकवास कह देंगे सामने वाला पार्टी, और वो टेंशन में। तो पहले समझो तो सही, आपके सब्जेक्ट की लिमिट क्या है, आप समझना पड़ेगा ना। जब हम एक तरफ कहते हैं डेट्स साइंस, तो साइंस की अपनी लिमिट है। आप कितने भी बड़े हम वैज्ञानिक हो जाए, ये थोड़ी हम जब मर्जी भूकंप पैदा कर देंगे। या आज तो मूड खराब है, थोड़ा सा भूकंप का झटका दे दो, एक बार बटन दबाना कहीं से। प्रकृति उसकी गुलाम थोड़ी है भाई। अरे लाना तो दूर, अगर वो आएगा तो उसको रोक भी नहीं सकते। हम तो सिर्फ इतला कर दें कि भाई साहब आज पार्क में बैठना, घर में मत बैठना, वही बहुत है। इतने में ही हमारी सेवा हो जाएगी। तो ना लाने में हाथ है, ना रोकने में हाथ। तो हर मनुष्य की भगवान ने लिमिट बना रखी है, हर फील्ड में लिमिट है। जैसे एक डॉक्टर की लिमिट सेट है, एक वकील की लिमिट सेट है, और एक एस्ट्रोलॉजर की भी लिमिट सेट है। अगर कोई अपने आप को समझे, आसाराम बापू जी के मामले में राम जेठमलानी जी को ले गए सब, शिष्य राजी हो गए भाई, अब तो दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया जो वो आ गया। क्या हुआ? जमानत मिली? क्या नहीं मिली? ध्यान रखना, ज्योतिषाचार्य, वकील, डॉक्टर, ये सब रीडर हैं। वो आपकी ही स्ट्रेंथ को चेक करके आपको उपाय बता रहे हैं। और किस्मत अच्छी है तो आप उनका फायदा उठा सकते हो, और किस्मत खराब है तो उसका भी नहीं उठा सकते। सिवाय रोने का उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते आप। क्या कर लोगे? नथिंग। ठीक है, चलिए। हाँ, जगदीश मेहता जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हम जो D20 अभी जो हम पढ़ते हैं कभी वो काम नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा योग होता है? जो जो पढ़ाई करते हैं वो हम काम दूसरे फील्ड में ही काम करते हैं। D20 चार्ट, 24, हाँ। D20 चार्ट से ना देख करके पढ़ाई को आप D24 से देखो। D24 बराबर है। हाँ, D20 चार्ट केवल उपासनाओं का है, साधनाओं का हाँ, है। वो मार जी। मैंने 24 ही बोला, लेकिन 20 वो जो अच्छा, मुझे पढ़ाई 20 सुना। अच्छा। हाँ। 24 में जो पढ़ाई करते हैं वो, लेकिन एक्चुअल फील्ड में हम दूसरा ही काम करते हैं। वो पढ़ाई जो करते हैं वो काम ही नहीं कर सकते हैं कभी। लगन का लॉट चेक करो D24 चार्ट का। बराबर है, ओके। 4th हाउस को चेक करो बड़े ढंग से, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गुरु, थैंक हाँ, और कौन रह गया? ऋचा जी। मुझे एक बात पूछनी थी। जी। प्रणाम गुरु जी। तो मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने बोला कि ऐसे कुंडली सोई होती है, इसका क्या मतलब होता है? मुझे समझ ही नहीं आई ये बात। कुंडली नहीं सोती, बंदा सोया हुआ होता है। तो ऐसे में क्या जगाना कैसे चाहिए, कैसे कर सकते हैं कुछ कैसे ठीक? जगा सकता है? बताओ कैसे जगा सकता है? ये कंसेप्ट है। ऋचा जी समझो बात, सोए हुए का मतलब हाँ क्या जी। है। उस चीज को समझो कि वो प्लेनेट हमारा, हमारी हम्म। गर्दन पकड़ करके एक्टिवली काम नहीं करेगा। हाँ जी। और जगाना तो कोई चाहता ही नहीं। समझ लो बात को, जगाना कोई नहीं चाहता।
अब जगाओ तो फिर मंगल को जगा लो, सूरज को जगा लो। जागना चाहता है तो कह दो भाई सुबह 4 बजे उठना है, वो कह देगा ये प्रोग्राम ही कैंसिल है, काहे का जगाना। अपने को भी सोने दो, उनको सूरज को भी सोने दो, काहे को अपने को जगाना। जागना ही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। टीचा जी, जागना ही तो लोग नहीं चाहते। मैंने क्या कहा, 60% लोग बेहोशी की हालत में हैं और वो बेहोश ही रहना चाहते हैं, वो जागना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको बेहोशी में आनंद है। बेहोशी में बहुत आनंद है, एक तो चिंता मुक्त। जागने के बाद तो चिंताएं बढ़ जाएंगी भाई उसकी। तो सोए हुए ग्रहों को जगाने का जो आपका कंसेप्ट है लाल किताब में, मैंने उसको बड़ा डिफाइन किया है और वो बड़ा टफ है। अब सूरज सो गया, सो गया तो उसको जगाने के लिए सूरज का साधना करनी पड़ेगी भाई। और सूरज कहता है जब सूर्योदय का समय हो आ जाओ मेरे सामने, डेली आओ साथ। ये नहीं कि आज बरसात है, आज पैर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज तो मूड नहीं है। सूरज इस चीज को लाइक नहीं करता। हमारे देश से साधनाएं क्यों विलुप्त हो रही हैं? क्योंकि साधना तो फिर साधना ही है, शरीर को साधो, मन को साधो, फिर जाकर के साधना होगी तो कुछ बात बनेगी। जागाना छोटे मोटे टोटकों से नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं। तो एक समझाने की एक फिलॉसफी है। कभी कभी मन करता है कि एक फिलोसफिकल क्लास लूं मैं, जो लाल किताब की जो बड़े मिसकंसेप्शन है जो मैंने ही पढ़ाए हैं, पर वो मैंने टेक्निकल पढ़ाए हैं, पर उसका मायना जो फिलॉसफी क्या कह रही है वो नहीं मैं हमने बताया। कि उस लेवल के स्टूडेंट नहीं मिलते। सबको है कि भाई ज्योतिषी बनना, जल्दी 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 ज्योतिषी बनाओ फटाफट। अब ज्योतिषी तो बन जाएंगे पर आदमी बनना भूल जाएंगे। नॉलेज लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आदमी बनना जरूरी है, नॉलेज मिले ना मिले, आदमी बनना पहली प्रायोरिटी अच्छा इंसान है। बनना। बंदर बनना है कि बंदा बनना है? तो हमारे जो ज्योतिष के विद्यार्थी वो बंदर बन के बड़े खुश हैं। कभी एक पेड़ पे पकड़े, कभी दूसरी पकड़ा, कभी एक डाल पकड़ी, कभी तीसरी डाल पकड़ी, कभी आम पे भाग गए, कभी अमरूद में भाग गए, कभी लीची के तरफ भाग गए। तो वो बंदर कूद कर रहे हैं। बंदा बनना जरूरी है। बंदा बन गया वो फिर अपने आप आ जाएगा। फिर तो ये टेक्निकल चीजों को मैं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता हूँ। एक बार इंसान जाग गया, बस फिर तो आगे का रास्ता तो अपने आप ही चेक कर लेगा। बेसिकली मेरी वो फ्रेंड किसी के पास गई थी, उन्होंने ऐसे बोल दिया और उसके बच्चे का ना प्रोफेशन सेट ही नहीं हो पा रहा बहुत सालों से। हाँ, तो तभी उसने मुझसे प्रोफेशन पूछा। सेट ना होने के पीछे सोया हुआ ग्रह जिम्मेवार नहीं है, मतलब बंदा सोया हुआ है। उसके होश को जगाना जरूरी है। मुद्दा ये नहीं कि एक आदमी मोची का काम करता है, जूते का सफाई का काम, मुद्दा है ही नहीं ये। अगर वो जागा हुआ है तो वो अपने शहर का टॉप का मोची हो। मुद्दा ये है ही नहीं कि वो आदमी नाई का काम कर रहा है। अगर वो नाई जागा हुआ होगा तो 5-7 साल में वो अपने शहर का टॉप का नाई होगा कि लोग लाइन लगा करके उससे कटिंग करवाएंगे। और वो कहेगा 500 रुपए कटिंग के लूंगा तो लोग 500 रुपए भी देंगे, टच कराने के भी 500 रुपए देंगे। और बोलो, हाँ जी। सारा खेल खुद के सोए हुए का है। ग्रह को तो हम बदनाम कर देते हैं, है ना। और ज्योतिषी के लिए बहुत आसान है कि किसी ग्रह को ब्लेम कर दो तो टंटा उसका भी खत्म, उसका भी खत्म। 4 उपाय लिख दो, क्योंकि वो आया ही इस मनोदशा से कि साहब मेरे को तो 8-10 उपाय लिखवा दो। कहीं दबाना है, कहीं फेंकना है, किसी की खोपड़ी पे चावल फेंकने, मस्त काम। वो भी खुश है, ज्योतिषी भी खुश है, उसके जेब में पैसा आ गया, उसकी वो मस्ती ले रहा है वो भी। थैंक यू असली गुरुजी। कंसेप्ट जागना है। जागरण बहुत इंपॉर्टेंट है। होश में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष जगाने की विद्या थी, लोगों ने प्रेडिक्शंस की विद्या बना दी इसको, और उसमें हम सब ज्योतिषी जिम्मेदार हैं। इसको प्रेडिक्टिव साइंस, प्रेडिक्टिव साइंस कहेंगे। प्रेडिक्टिव साइंस समझाओ तो सही, कैसे प्रेडिक्टिव साइंस? प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है, जगाने की विद्या है। हमने चूज करना है कि हमें जागना किस मामले पर है। हमने शुक्र के प्रति जागना है कि सूरज के प्रति जागना है कि बृहस्पति के प्रति जागना है? हम किसके प्रति जागें? जागा हुआ इंसान, ध्यान रखिए, 9 के 9 ग्रहों में से कोई सा ग्रह छाट ले, वो जिंदगी में टॉप पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सिर्फ जागा हुआ इंसान, मायने ही नहीं रखता वो क्या करता। सिर्फ जागना बहुत जरूरी है। जाग जाए बस,
ज्योतिष के प्रति जाग गए, आएंगे लोग, हाथ जोड़ेंगे, पैसा भी देंगे, रेस्पेक्ट भी करेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ये समझ लो बात। बशर्ते, और जागने के लिए पैसे का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पैसा अपने आप आए। तो ये इसलिए जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, मैंने कभी आज तक किसी का नहीं कहा तेरा ग्रह फलाना सोया होगा, चाहे उसका बेचारे का फील्ड काम ही कर रहा है नहीं कर रहा, मैं समझ जाता हूँ। कोई कहता है मेरी मैरिज लाइफ खराब है, इसका मतलब ये मैरिज के प्रति नहीं जागा। अगर कोई कहता है मेरा कैरियर खराब है, तो मैं समझ जाता हूं कि वो कैरियर के प्रति नहीं जागा, उसका होश नहीं है। जिस दिन होश आ गया वो सेट कर लेगा। अरे बीवी कितनी भी लड़ाकू हो, सेट कर लेगा अपने आप। होश आना चाहिए ना। होश का मतलब क्या है? अलर्ट। उसे पता चल गया, लिस्ट बना ले भाई बीवी किस किस बात पे नाराज होती है, वो कहते आज के बाद से नहीं करनी ये बात, ससुराल की बात करनी ही नहीं, करनी है तो अच्छी बात करनी है, बीवी नहीं नाराज होगी। हमेशा एक ही बात कहते हफ्ते में 2 बार, है कि मेरे से बढ़िया ससुराल किसी का नहीं है भैया, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बीवी खुश, 2 बार चाय बना के देगी। फिर कह दो तुमसे बढ़िया कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे मिली ही नहीं, मेरे जैसे मूर्ख को तू ही है जो झेल रही है, बावड़ी में तुम हुई मूर्ख है। फिर बिरयानी मिलेगी फर्स्ट क्लास रायते के साथ। छोटा ही मामला है, ज्यादा बड़ा मामला नहीं है ना। खेल तो फ्लेक्सिबिलिटी का है, खेल तो चेतना शक्ति का है, खेल तो अपने जागने का है। आप जाग जाओ, शादी के प्रति जाग जाओ, बेस्ट मैरिज लाइफ हो जाएगी। हम कहा नहीं नहीं नहीं, बेहोशी के हालत में बिल्कुल सेट करके दो पंडित जी आप, हम रहेंगे बेहोशी में, हम नहीं झुकेंगे साहब, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं। बस वही सारा खेल बिगड़ जाए। महिलाएं कहती है आदमी हमारी नहीं सुनता है, आदमी कहता है महिला हमारी नहीं सुनती है। सुनते सब एक दूसरे की, हम समझे ही नहीं, इसका मतलब होश नहीं है। अरे जाओ विद्वानों के पास, होश में आने के लिए विद्वानों के पास जाना पड़ेगा। जो जो मैरिज के एक्सपर्ट है उनसे पूछो, सलाह लो, बाबू जी कमी कहाँ है, मैं मैरिज में ये सब गड़बड़ियां करता हूँ। विद्वान बताएंगे अरे तो ये कमी है, तेरे ये कमी है, ये कोई मतलब थोड़ी है। मेरे प्रोफेसर ने एक बार, प्रिंसिपल थे हमारे, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरा पहला जॉब जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में ही था पढ़ाने का। वहाँ पे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और उसको मैंने गांठ बांध के रखा, एक बार उनकी वाइफ थी, उन्होंने क्या काम किया, वाइफ के लिए रिक्शा किया और खुद मेरे साथ पैदल पैदल चलने लगे। तो मुझे लगा ये बेचारे मेरे साथ चलने के चक्कर में जो है रिक्शा में नहीं बैठते। मैंने कहा मैं तो यंग उस समय बिल्कुल, 23 साल की उम्र होगी मेरी मुश्किल से, 23-24 साल। तो मैंने कहा सर नहीं आप भी रिक्शा में बैठिए, मैं तो अपने आप ही आ जाऊंगा, आप मेरे को, आप बड़े हैं सीनियर हैं, और बुजुर्ग भी थे सीनियर भी थे। मुझे लगा बुजुर्ग आदमी क्यों तो मेरे चक्कर में चले पैदल पैदल। तो मैंने उनको कहा नहीं सुनिए, मैं रिक्शा ले सकता हूँ पर लूंगा नहीं। मैंने कहा फिर आपने अपने वाइफ को क्यों रिक्शा में भेजा? कहते सुनील ये लक्ष्मी है, इसको कंफर्ट देना मेरी ड्यूटी है। उसकी वाइफ मना करती रही कि मुझे रिक्शा में नहीं जाना, उन्होंने जबरदस्ती रिक्शा करके दिया। वो जागा हुआ आदमी था, उसे पता है कि मुझे कब मेरी वाइफ को कंफर्ट देना है, मेरी लिमिट के अंदर देना है। और कंफर्ट देने के लिए धन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती, किसी को पैम्पर करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत नहीं होती है। और यह ध्यान रखना, अगर बीवी तुमसे डिमांड कर रही है बहुत ज्यादा, इसका मतलब तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं है। वाइफ कभी भी डिमांडिंग नहीं होती है, हम चाहे जितने मर्जी मर्जी बातें कहते रहें, जितने मर्जी चुटकुले सुनाते रहे, मैं भी चुटकुला सुनाता रहता हूँ, बट वो डिमांडिंग नहीं होती है। डिमांडिंग हमारा व्यवहार उसे बना देता है। एक औरत की फिलॉसफी क्या है? औरत कहती है कि मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी। ये पुरुष में हिम्मत है क्या कहने की कि मैं तेरे साथ झोपड़ी में रह लूं, महल छोड़ के,
वो महल छोड़ के झोपड़ी में रहने को तैयार है प्रेम के विवश होकर। ये ताकत सिर्फ एक औरत में होती है, मर्द में ये ताकत नहीं होती है। उससे महल छुड़वाओ, कोठी छुड़वाओ, उसको कहो आजा भाई झोपड़ी में रहना कल से, होगा बाबूजी ऐसा है, ये लव मैरिज यही कैंसिल करते हैं, ये पहली शर्त ही मंजूर नहीं है। वो नहीं करता साहब, एक औरत ये कंप्रोमाइज कर जाती है। तो फिर वो काहे की डिमांडिंग हुई? अगर वो मैरिज में डिमांडिंग है, इसका मतलब यू आर नॉट फिट पर्सन, आप उसके अनुसार फिट नहीं हो। अब आपका चैलेंज क्या है? अब फिट होने का कोशिश करो, रोज लग जाओ, ये कैसे फिट हूं मैं, मुझे फिट कैसे होना है, क्या चाह रही है। जिस दिन आप लाइफ में कभी भी फिट हो जाओगे, अपनी वाइफ के प्रति होश में आ जाओगे, उस दिन सबसे पहले तो वो तुम्हें बड़ी ब्यूटीफुल नजर आने लग जाएगी, सारे गुण उसके अंदर नजर आने लग जाएंगे तुम्हारे। ये मैं तो लक्षण बता रहा हूँ, और सब कुछ बेस्ट बेस्ट होता चला जाएगा। और उस दिन वो, तुम 100 रुपए खर्च करोगे, वो कहेगी नहीं 80 रुपए में ही गुजारा चलेगा, तो 70 रुपए में ही गुजारा चलेगा, तो तुम्हारा उल्टा पैसे बचा बचा के ला ला के देगी। तुम खर्चोगे वो बचाएगी, तुम खर्चोगे वो बचाएगी। और अगर मामला उल्टा है तो तुम कंजूसी करो, तुम्हारी जेब से निकालेगी। है, तुम जितना मर्जी बचा कर जेब कट जाएगी तुम्हारी, और तुम्हें ऐसी ऐसी सलाह देगी, तुम्हें मजबूरी में करना पड़ेगा, खर्चा भी ज्यादा कराएगी, प्रेम भी नहीं मिलेगा, सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, ये सारा खेल होश का है। बेहोश लोग समझ नहीं पाते, होश पूर्वक लोग समझ जाते हैं। सिंपल इतना गेम है। धन्यवाद आज के लिए, नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ज्ञान दिया गुरु जी आपने।